गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, हम जानकारियां हासिल कर रहे थे मानचित्रों के बारे में कि मानचित्र हमें किस प्रकार से वो जानकारियां जुटाने में सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों, मानचित्रों के 3 मुख्य घटक हैं जो कि हमने एक पढ़ भी लिया था: दूरी, दिशा और प्रतीक, जिसमें आपने दूरी के बारे में जानकारी हासिल कर ली। मानचित्र जो हम वो 3 तरह के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। इनके बारे में आपने जानकारियां हासिल कर ली। आज हम जो वो दिशाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी बुक को खोलते हैं। लेसन नंबर 4, मानचित्र। इसके आपने शुरुआती परिचय और मानचित्रों के बारे में आपने जान लिया। इसके घटक कौन कौन से हैं वो भी आपने देखे। एक घटक आपने पूरी तरह से पढ़ दिया, दूरी, उसके बारे में आपने जानकारी जुटा ली। आज हम जो वो दिशाओं के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, अधिकतर मानचित्रों पर उसके ऊपर दाहिनी ओर जो वो एक लाल रंग का तीर बना हुआ होता है ज्यादातर, और ये जो है वो इसके साथ ही ऊ अक्षर लिखा होता है। ये जो है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, ये दिखाता है कि ये उत्तर है। जैसे कि आप इस ऊपर के मानचित्र को भी देखें ध्यान से, तो यहाँ पर जो है वो हमने ऊ शब्द ये एरो बना है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि उत्तर दिशा को ये दिखाता है। अगर साथ वाले आप चित्र 4.1 को देखते हैं तो ये 4.2, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिशाओं के बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। जैसे किसी भी देश या मानचित्र के बारे में आप जानकारी हासिल करनी है तो इस तरह से आप क्रॉस लगाइए। ऊपर की आपकी दिशा उत्तर होगी, इस साइड आपकी पूर्व की दिशा, और नीचे दक्षिण की दिशा, और यहाँ पश्चिम दिशा। इस तरह से आप जानकारी दिशाओं का निर्धारण जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसके बीच में अगर और आप ज्यादा क्रॉस लगा लेते हैं तो ये आपका उत्तर पूर्व हो गया। इस साइड की आपकी पूर्व दक्षिण, और ये पश्चिम दक्षिण, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम। बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं आ रहा है, मगर फिर भी आपको जानने में सहायता मिलेगी। अगर इस मानचित्र यहाँ पर आप गौर कीजिएगा 4.1 पर, तो आप जो है वो सारी जानकारी जुटा सकते हैं कि किस तरह से यह दिशाओं का जो है वो निर्धारण होता है, और इन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। तो जब आप उत्तर दिशा के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, अगर आपको उत्तर दिशा का ज्ञान है तो उससे नीचे बिल्कुल दक्षिण दिशा, और आपके राइट साइड में यानी कि दाहिनी तरफ जो है वो पूर्व दिशा होगी, और बाईं तरफ आपके पश्चिम दिशा होगी। इस तरह से आप उत्तर दिशा का ज्ञान होने के कारण आप पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं, जिसे कि जैसे 4.2 में दिखाया गया है। तो 4 प्रमुख बिंदुओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है, और इन्हें ही प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इन बीच की दिशाओं
की मदद से आप किसी भी स्थान का सही से पता लगा सकते हैं। चित्र 4.1 में दिए गए निम्नलिखित जो बिंदु हैं, जैसे विकास के घर से सामुदायिक केंद्र व खेल का मैदान किस दिशा में है, दुकान से विद्यालय किस दिशा में है, इत्यादि आप जानकारियां जुटा सकते हैं। हम दिशा सूचक यानी कि कंपास की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र होता है जो कि हमें दिशाओं की जानकारी हासिल करने में सहायता प्रदान करता है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा ही उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। इसके अलावा बच्चों हमें प्रतीकों की आवश्यकता होती है। अगला जो घटक है मुख्य मानचित्र का वो है प्रतीक। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक होते हैं प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं उसके प्रकार में जो वो विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेलगाड़ियां, कुएं इत्यादि है, नदियां हैं, नाले हैं, इनको दिखाना जो है वो वास्तविक आकार को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षर, छाया, रंग, चित्र या रेखाओं की सहायता से दिखाए जाते हैं। ये प्रतीक जो है वो बहुत कम स्थान पर बहुत ज्यादा जानकारी दिखा सकते हैं हमें। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा हम मानचित्र को बड़ी आसानी के साथ खींच सकते हैं तथा इसका अध्ययन करना भी जो है वो आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं भी जानते हैं तब भी आप जो है वो इन प्रतीकों या चिन्हों की सहायता से जो है वो बिना किसी से पूछे जो है वो आप इनके बारे में ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे कि सभी आसानी के साथ समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है और हर एक देश ने इन्हीं चिन्हों को जो है वो अपनाया हुआ है मानचित्रों में। तो ये जो है वो रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं जो कि विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं। इनमें हम इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का उपयोग हम पानी को दिखाने के लिए या नदी, नाले, जलाशय इत्यादि को दिखाने के लिए करते हैं। पहाड़ों को दिखाने के लिए हम भूरे रंग का उपयोग करते हैं, पठारों को दिखाने के लिए पीले रंग का और मैदानी और जंगलों को दिखाने के लिए हरे रंग का उपयोग करते हैं। कुछ एक प्रतीक जो हमने पीछे चित्र 4.3 में देखे उनका एक अवलोकन करते हैं। जैसे कि रेलवे लाइनों के लिए जो है वो बड़ी लाइन है, मीटर की लाइन है, 1 मीटर की लाइन है, रेलवे स्टेशन है, इसके लिए ये चिन्ह दिए गए हैं। दूसरी ओर से सड़कों के लिए कौन कौन से चिन्ह दिए गए हैं? जैसे पक्की सड़क है तो ये चिन्ह होगा, कच्ची है तो ये होगा। सीमाओं के लिए जो हमारे बॉर्डर होते हैं उसके लिए ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, ये राज्य का बॉर्डर है और ये जिलों के बॉर्डर है। नदी है तो इस तरह का निशान होगा, तालाब है तो ये होगा, कुआं है तो ये होगा, तालाब है तो ये होगा, पुल है तो ये होगा। नहर के लिए इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि जो है वो उपयोग में लाए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखा गया होगा, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ सर्विस है तो पीटीओ लिखा गया होगा, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखा होगा, हॉस्पिटलों के लिए प्लस का निशान बना होता है, होटल है तो एक बेड वगैरह बनाए गए होते हैं, या खाने के लिए स्पून और आपका फोर्क इत्यादि के चिन्ह जो है वो दिए गए होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप कब्रिस्तान, पेड़, घास इत्यादि के लिए भी जानकारियां दी गई हैं। आगे हम देखते हैं कि रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र भी एक आरेखन होता है जो कि
पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र का एक कच्चा सा आरेख जो है वो तैयार किया जाता है, कच्चा सा चिट्ठा तैयार किया जाता है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा सा आरेख तैयार करता है। इस प्रकार से के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और इसे ही जो है वो रेखाचित्र मानचित्र भी कहते हैं। इसके बाद आता है खाका। खाका का मतलब है एक छोटा क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जो वो जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे कि मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। और उस समय हम लोग जो वो बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र जो है वो खींचते हैं, उसे खाका कहते हैं। जैसे कि आपके घरों के ये स्केच तैयार किए जाते हैं या इसका डिजाइन तैयार किया जाता है, जिसमें आपके घर की लंबाई चौड़ाई, कमरों का माप जो है वो इत्यादि बनाया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने मानचित्र के बारे में जानकारियां जुटाई। आशा है कि आपको सभी जानकारियां सही से मालूम हो गई होंगी और दिए गए कार्यपत्र को आप अवश्य पूरा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।